तो पूरा दिन में सोया 3 क्लास मिलेगा तो हेलो
सत्यजा कल्पामृत कल्पामृत मार्केटिंग के ऑनलाइन वेबिनार रात के 9 बजे मैं अजय चुग कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आज के प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों का, कल्पामृत परिवार की नारी शक्ति का, हमारे गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी का और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानीय, हमारे परिवार के अति प्रिय डॉक्टर आर के सिंह जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद डॉक्टर आर के सिंह जी की मधुर आवाज और उनका ज्ञान हमें आज सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और उस उद्देश्य को हम समझ पाएंगे जिस उद्देश्य को लेकर डॉक्टर आर के सिंह जी पूरे भारत के अंदर एक मशाल जलाए हुए हैं, जिनका नाम है मधुमेह मुक्त समाज की कल्पना। एक ऐसा सपना जो अपने आप में बहुत ही पवित्र है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है, जो मानवता की दृष्टि से और जो रोगग्रस्त समाज को उससे दूर करने की दृष्टि से और एक ऐसी पीड़ा जो वही समझ सकता है जो उस रोग से ग्रसित है, उस दृष्टि से आज कल्पामृत परिवार, कल्पामृत की मैनेजमेंट, कल्पामृत की सारी टीम पूरी तरह से इस बात पे गर्व करती है कि इतनी प्यारी शख्सियत का साथ हमें बहुत ही पवित्र उद्देश्य और एक मिशन के लिए मिला हुआ है। साथियों, डॉक्टर आर के सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये आप सब जानते हैं। उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, उन्होंने समाज को जो कुछ भी दिया है और जो कुछ देने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हमारे इस वेबिनार में हमें ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आप मधुमेह के ऊपर जागरूक हो सकते हैं और दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। साथियों, कहते हैं जो समाज में प्रचलित है कि मधुमेह एक लाइलाज बीमारी है, जबकि डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मधुमेह का इलाज अब संभव है। तो वो कैसे संभव है? किस तरीके से आप अपने शरीर की उस इकाई को या उस कमी को जानकर उसके ऊपर काम करके खुद को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों को ठीक करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी इससे पहले कई बार माननीय डॉक्टर साहब हमें देते रहे हैं और आज भी उसी एपिसोड को वो एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से हमें बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, कहते हैं कि रामायण तो रामायण है, उसे जितनी बार पढ़ लो उतनी बार वो नए संदेश देती है। बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर आर के सिंह जी का प्रोग्राम, वो चाहे एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही विषय पर क्यों ना हो, लेकिन मैंने उन्हें जितनी बार सुना है, हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। ये उनकी खूबी है कि हर बार वो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और आज भी वो हमें देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं परिवार अच्छे से जानता है कि जब भी हम अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं तो किस तरीके से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और किस तरीके से हम अपने गेस्ट का कल्पामृत परिवार के इस ऑनलाइन वेबिनार में स्वागत करते हैं। तो मैं कल्पामृत परिवार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानीय, दिल की गहराइयों से आदर करने को जिनको जी चाहता है, उनका हम हृदय की गहराइयों से वेलकम करेंगे। आप लिख सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। मैं उन्हें हम सब की तरफ से आज के इस वेबिनार को शुरू करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें बहुत बार इनवाइट कर चुका हूं और आज भी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से कि मैं उन्हें इनवाइट कर पा रहा हूं। मैं थैंक्स करता हूं मैनेजमेंट का कि मुझे ये मौका दिया और मैं थैंक्स करता हूं डॉक्टर आर के सिंह जी का कि वो मुझे इस लायक
समझते हैं कि मैं उन्हें इनवाइट कर पाऊं, ऐसी महान शख्सियत को मेरा शत शत प्रणाम है सर। मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं, आएंगे और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, वेलकम आपका। आदरणीय सुदेश जी, आदरणीय गुरु जी, जिन्हें हम प्यार से गुरु जी कहते हैं, सतपाल जी, आदरणीय अजय जी, प्रिय विजय जी, प्रिय दिनेश जी, और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हैं, सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप सब लोग, आज त्योहार का समय है, हम सब लोग कहीं न कहीं आराधना कर रहे होते, कहीं न कहीं उपासना कर रहे होते, पर एक ऐसे महान लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं कि आप सब लोगों ने अपने समय को निकाला और यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, और आप सब मेरे लिए एक परिवार के सदस्य हैं। जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे लिए आदरणीय हैं, जो मेरे से छोटे हैं मेरे लिए प्रिय हैं, और सब हमारे सम्मानीय सदस्य हैं। मैं शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा मैं 3-4 मिनट टाइम लूंगा। ये नवरात्रि का समय चल रहा है। मैं आप सब लोगों को नवरात्रि की मंगलमय कामनाएं देता हूं। और आप देखेंगे तो नवरात्रि का सीधा संबंध होता है, जो नवरात्रि है इसका सीधा संबंध होता है माँ शक्ति की उपासना का, माँ बुद्धि की उपासना का, माँ तुष्टि की उपासना का, माँ पुष्टि की उपासना का, और सबसे बढ़ के माँ लक्ष्मी की उपासना का। पर सबसे बढ़ के जो होता है वो, जैसे मैंने बताया, माँ शक्ति की उपासना कहा जाता है कि हम माँ शक्ति की उपासना करते हैं, हम आराधना करते हैं। मोटे तौर पे 9 दिन मैं यूजुअली ट्रैवल नहीं करता हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसा बैठ के आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ माँ शक्ति की। जानते हैं, जितना भी मैंने बताया उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मबल और संकल्प। जैसा कि अजय जी बता रहे थे कि ये हमारा एक सपना है। पर आज के दिन में मुझसे बात करेंगे या मैं आपसे बात करूंगा तो इस नवरात्रि में हमारे लिए अब एक सपना नहीं, एक संकल्प है। ये हमारा संकल्प है नवरात्रि में। और थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा हूँ। हम शक्ति की आराधना करते हैं कि हम बलशाली बने, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बल का होना बहुत जरूरी है, शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और हमारा जो चैप्टर है जिसपे मैं अपने आप को समर्पित किया हूँ समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसका भी सीधा संबंध शक्ति से है। पर शक्ति में भी आप देखेंगे तो कई इकाई है। जैसे हम अपने पुष्टि के लिए, शारीरिक बल के लिए आराधना करते हैं, पर मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं कि हमारे शारीरिक जो बल है उससे छोटा है हमारा इंद्रियां, और इंद्रियां ज्यादा शक्तिशाली है। और इंद्रियों से भी छोटा है हमारा मन, और वो इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है। और हमारे मन से भी छोटा है हमारी बुद्धि, वो मन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और हमारी बुद्धि से भी छोटा है हमारा आत्मबल, वो ज्यादा शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य है कि हम एक महान लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, एक महान उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक छोटा सा लेख शेयर किया था कि हम जिस काम को कर रहे हैं ये ना हमारे लिए कार्य है, नहीं ये हमारे लिए व्यवसाय है, नहीं ये हमारे लिए व्यापार है। तो फिर है क्या? ये हमारे लिए महान उद्देश्य है, ये हमारे लिए सेवा है, ये हमारे लिए पूजा है। लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जाके मंदिर में पूजा करते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हमने इसी कार्य को, सेवा के इस कार्य को हमने पूजा बना लिया। और जैसा मैं बताया कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैं बताया, सबसे सूक्ष्म हमारी आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। जैसा कि अजय जी अपने संबोधन में बता रहे थे कि, या हम सब लोग जानते हैं
बता भी रहे थे और हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज को हम मान के चल रहे हैं कि डायबिटीज जीवन भर हमारे साथ रहेगा, ये अजय है। और ये नवरात्रा के वक्त में मैं अपने परिवार के सदस्यों को ध्यान में लाऊंगा कि रावण को भी अजय माना जाता था, कि अजय है रावण, रावण के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस नवरात्रा में हमारे आराध्य श्री राम ने संकल्प लिया, और संकल्प में जानते हैं माँ भगवती की पूजा किया गया। और माँ भगवती को सबसे प्यारा क्या होता है? कमल का फूल। जब वो आराधना कर रहे थे और जब कमल के फूल चढ़ाने की बात आई तो माँ भगवती उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके कमल के फूल को चुरा ली, और भगवान श्री राम आंख मूंद के थाली में कमल का फूल ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कमल का फूल नहीं मिला तो उनको एक बात याद आई कि बचपन में मेरी माँ मुझे राजीव लोचन कहा करते थे, मतलब उनका नयन जो है सो कोमल के जैसा था, कमल के जैसा था। फिर उन्होंने अपने तीर को निकाला और उससे अपना आंख को निकाल के कमल के फूल के रूप में माँ को समर्पित करना चाहती थी। तब माँ स्वयं प्रकट होगी और उन्हें आशीर्वाद दी, और वहां पे उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प के बदौलत रावण जिसको हम अभी तक अजय मानते थे, अपराजय मानते थे, उनकी हार हुई। ठीक, ये बहुत बड़ा दिन है आज। संजोग कहें या माँ भगवती की कृपा कहें, अजय जी का कहें, मैनेजमेंट का कहें, कल्पामित का कहें, सब जगह आप देखेंगे चूंकि हम सब लोगों के मन में मंगल की कामना है, मंगल की भावना है। आज उसका परिणाम है कि इस नवरात्रा के दौरान ही हमें इतना बड़ा अवसर मिला है। ये अवसर 15 के बाद मिल सकता था, ये अवसर 7 के पहले मिल सकता था, पर ये अवसर आज ही क्यों मिला है? कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों के मन में इस उद्देश्य को लेके, जहां तक डायबिटीज फ्री सोसाइटी उद्देश्य है, इसको लेके हम सब लोगों के मन में मंगल की भावना है, मंगल की कामना है। हम में से कोई भी इसके द्वारा पैसा कमाना नहीं चाहते कि नहीं, हमें ये एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, हमारे लिए सेवा है, हमारे पूजा। और आज उसका परिणाम है कि आज नवरात्रा के दिन, जब मैं, जैसा कि मैं बताया आपको कि मैं खुद भी आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ माँ का 9 दिन, और मैं प्रयास करता हूँ कि 9 दिन मैं मूव ना करूँ कहीं पे, मैं जहाँ पे हूँ वहां पे रह के आराधना करूँ। तो हमें इस समय ये मौका मिला है कि माँ भगवती की आराधना करके, अपने आत्मबल को संवर्धित करके, अपने संकल्प को संवर्धित करके, और जिस उद्देश्य, महान उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, एक महान लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, उसमें समर्पित करें। और जिसको अभी तक ये माना जाता था कि डायबिटीज लाइलाज है, अपराजित, अपराजय है, हम अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम समझेंगे, और समझने के बाद हम चीजों को समझेंगे। यदि हम ये समझ लेंगे कि हमारा शत्रु कहाँ छिपा हुआ है और हमारे पास उसको हराने के लिए हमारे पास अस्त्र है, और हम ये समझेंगे कि अस्त्र को कैसे चलाना है, तो मेरी बात पे यकीन करें, हम डायबिटीज को हराएंगे। और यकीन इसलिए करेंगे कि हमने अभी तक 100, 500, 1000, 10,000, लाखों लोगों को डायबिटीज फ्री कर चुके हैं। अभी अभी पिछले दिनों मुझे भी आश्चर्य हुआ, और सुखद आश्चर्य हुआ। हमारे प्रिय समर्पित दिनेश शास्त्री जी ने एक बताया कि एक 4 साल की बच्ची जिसको डायबिटीज टाइप 1 है, और उसके डायबिटीज को रिवर्स किया गया, उसके इंसुलिन बंद हुआ, जबकि ऐसा कहा जाता है कि टाइप 1 का इंसुलिन बंद नहीं होता है। आप देखें, ये माँ भगवती की बिना, माँ भगवती की कृपा के बिना ये शायद संभव नहीं था। क्योंकि टाइप 1 में हम लोग कहते हैं कि बंद हो भी सकता है, बंद नहीं भी हो सकता है, पर वहां पे बंद हुआ। और आप ये देखिए कि 4 साल के बच्ची को हम बार बार इंजेक्शन देंगे, कितना तकलीफ होगा। छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा प्रिक होगा तो उससे डर लगता है, और छोटी बच्ची को सुबह शाम। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा उद्देश्य है। तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अभी करीब करीब 230 लोग हम लोग इकट्ठा हैं, काफी है 230 लोग। जितने भी लोग इकट्ठा हैं इस नवरात्रा में, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम, अभी भी नवरात्रा के शेष दिन बाकी हैं, हम प्रतिदिन माँ भगवती के सामने बैठ के संकल्प लेंगे कि ये हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, ये हमारे लिए
काम नहीं है, ये हमारे लिए केवल और केवल एक पूजा है, एक सेवा है। और माँ भगवती हमारे संकल्प को पूरा करे, हमारे महान उद्देश्य को पूरा करे, और हम डायबिटीज रिवर्स, डायबिटीज फ्री का जो अभी तक हम सपना देख रहे थे, अभी तक हम कल्पना कर रहे थे, पर अब सपना और कल्पना नहीं है, अब तो संकल्प है और साकार है। और जहाँ पे कल्पामित के परिवार मिल जाए, वहां पे तो आप समझे कि जय ही जय है, वहां पे हमें जय ही जय मिलता है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य बहुत ही समर्पित है। अब हम आगे चलते हैं कि जैसा मैं बताया कि यदि हमें डायबिटीज को हराना है तो हमें डायबिटीज को समझना है कि डायबिटीज होता क्या है, और उसके हराने के लिए हमारे पास कौन सा अस्त्र है, और हम उस अस्त्र को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के ध्यान में लाता हूं कि डायबिटीज मोटे तौर पे 3 प्रकार का होता है। डायबिटीज, जिसको प्रॉपर वे में हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, पर हमें शॉर्ट में डायबिटीज समझना है, बहुत टेक्निकल नहीं जाना है, क्योंकि हमें घर घर में जाना है, गांव गांव में जाना है, जन जन के बीच में जाना है, पढ़ो लिखो के बीच में जाना है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा समझदार नहीं है उनके बीच में जाना है। तो डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और तीसरा है उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, शॉर्ट में कहते हैं GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जेस्टेशनल का मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान, ये मुख्यतः हमारी बहनों को होती है, हमारी बेटियों को होता है, जब वो गर्भ धारण करते हैं तो उस समय होने की संभावना रहती है। तो जेस्टेशनल हमने बता दिया, जो गर्भावस्था के दौरान होता है। दूसरा आता है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 में मोटे तौर पे आप देखेंगे तो हमें कैसे पता चलता है, और उसके डायबिटीज टाइप 2 क्यों कहते हैं। डायबिटीज टाइप 2 में आप देखेंगे, डायबिटीज में मोटे तौर पे 2 कारण होता है। एक कारण होता है जिसमें इंसुलिन प्रॉपर रूप में सेक्रेट नहीं होता है, इंसुलिन प्रॉपर रूप में सेक्रेट नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, इंसुलिन समुचित रूप से नहीं बन पा रहा है। और दूसरा होता है इंसुलिन बन तो रहा है पर सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। 2 कारण है डायबिटीज टाइप में, इंसुलिन कम बन रहा है और बन रहा है तो समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। इसमें हम इंसुलिन भी ले सकते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं, मोटे तौर पे लोग ऐसा मानते हैं कि जो इंसुलिन लेते हैं वो टाइप 1 है, और जो इंसुलिन नहीं लेते हैं वो टाइप 2 है। ऐसा नहीं, इंसुलिन लेने वाला भी टाइप 1 हो सकता है, और इंसुलिन नहीं लेने वाला टाइप 2 होगा, पर टाइप 2 में इंसुलिन लेता भी है। तो टाइप 2 में आप देखेंगे, टाइप 2 में इंसुलिन लेने वाला भी होता है और दवा लेने वाला भी होता है। टाइप 1 में केवल और केवल इंसुलिन लेने वाला होता है। और टाइप 1 का टेक्निकल भाषा में आप देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है, तो उसमें एक लैब टेस्ट हम लोग कराते हैं। जो लोग समझना चाहेंगे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि टाइप 1 का पता कैसे चलता है। तो उसमें लैब टेस्ट हम कराते हैं सी पेप्टाइड का, सी पेप्टाइड का टेस्ट कराते हैं। पर जैसा कि मैं बताया कि हम लोग इस अभियान को गांव-गांव में लेके जा रहे हैं, जहां पे कि लैब नहीं है, हम साधारण इंसान को डील करने जा रहे हैं। तो वहां पे बिना लैब का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान डायबिटीज टाइप 1 है या डायबिटीज टाइप 2 है। ये हमारी मंशा है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी मंशा है, और माँ भगवती की कृपा से हमें कल्पामित परिवार में वो मुझे प्राप्त होता दिख रहा है कि मैं इतना साधारण भाषा में अपने परिवार के सदस्यों से बात करूं, कम से कम टेक्निकल वर्ड्स यूज करूं, कम से कम अंग्रेजी का शब्द यूज करूं, ताकि आने वाले समय में हमारे जैसा, डॉक्टर आर.के. सिंह जैसा, हमारे परिवार में कम से कम 1 लाख हमारा परिवार का सदस्य हो, जो इतनी ही सादगी के साथ, इतनी ही सरलता के साथ, इतनी ही विनम्रता के साथ और इतना ही सही इंफॉर्मेशन के साथ जन जन के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए, और लोगों को जागृत करे कि डायबिटीज होता क्या है और हम कैसे डायबिटीज से मुक्ति पाएंगे। तो देखिए, जैसा मैं बता रहा था टाइप 1 डायबिटीज, तो टाइप 1 डायबिटीज में टेक्निकल टर्म्स पे हमें पता चलता है सी पेप्टाइड के टेस्ट से, पर हमें टेक्निकल में नहीं जाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें कुछ सवाल करना होता है, बुनियादी सवाल करेंगे, और उससे जो जवाब आएगा उससे हमें पता चलेगा कि टाइप 1 है कि नहीं। तो पहला सवाल क्या होगा कि
जब आपको पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, जब से आपको डायबिटीज हुआ, उस समय आपकी उम्र क्या थी? जैसे मान लीजिए कि आज मेरा उम्र 40 साल है और 15 साल पहले मुझे डायबिटीज हुआ, मतलब 25 साल। तो हमें उम्र का कि कब आपको डायबिटीज हुआ, और दूसरा हमें पता करना होता है कि जब आपको पता चला कि डायबिटीज था या डायबिटीज हुआ, तो डे 1 पहला दिन से आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लेना शुरू किए क्या? वो बोलेंगे हाँ, इसका मतलब टाइप 1। यदि किसी इंसान का उम्र जब डायबिटीज का पता चले और उस समय 25 साल से कम था, जिस समय डायबिटीज का पता चले और उस समय हमारा उम्र 25 साल से कम है, और हमने डे 1 से जब पता चला उसी समय से इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो आप मान के चलेंगे कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 अच्छा, टाइप 1 में वो उसका शुरुआत ही होगा इंसुलिन से। टाइप 2 में इंसुलिन से शुरुआत नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें समझना है, जैसे मेरा उम्र है 60 साल और मैं इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा हूँ। अब हम पूछेंगे कि अच्छा, आपने इंसुलिन लेना कब से शुरू किया? तो 15 साल पहले से। डायबिटीज कब से था? तो 25 साल पहले से। मतलब आप देखेंगे तो 35 साल की उम्र में मुझे डायबिटीज हुआ, पर हम 15 साल पहले से डायबिटीज ले रहे हैं। इसका मतलब 10 साल तक हम केवल दवा लिए हैं। तो जो लोग शुरू में दवा लेते हैं, डायबिटीज का दवा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीटा सेल धीरे धीरे घटता जाता है, तो उनको इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो बाद में जाकर इंसुलिन लेते हैं, तो उसको टाइप 2 कहते हैं। मतलब टाइप 1 कंप्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, पर टाइप 2 में शुरुआत होता है दवा से और धीरे 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 करके वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाते हैं। टाइप 1 में जब भी होगा तो मोटे तौर पे 25 साल से कम के युवाओं में या बच्चों में होगा, और टाइप 2 का तो अब कोई एज ही नहीं रहा, किसी भी एज पे हो सकता है। लेकिन जब होगा तो उनको पहले टैबलेट से शुरू होगा, बाद में इंसुलिन देना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं बताया कि टाइप 1 में इंसुलिन से शुरुआत होता है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 आप देखेंगे तो उसमें ऑटो इम्यून कहलाता है। ऑटो इम्यून हमारे शरीर में जो हमारे इम्यूनिटी पावर है, वो सेंस करता है कि हमारे शरीर में कोई वायरस आया है, कोई बैक्टीरिया आया है, और वहां से वो निकलता है उसको मारने के लिए। लेकिन जब रास्ता भटक जाता है तो सीधे जाके हमारे पैनक्रियाज को अटैक करता है, और इतना घातक होता है उसका अटैक कि हमारे बीटा सेल पूरा के पूरा जो है सो बीटा सेल कोलैप्स कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। नतीजा होता है कि हमें डे 1 से इंसुलिन लेना पड़ता है, और वहां पे ये कंटिन्यूअस जारी रहता है। बीटा सेल को बराबर डैमेज करते रहता है, बीटा सेल को बराबर डैमेज करते रहता है। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण है, मतलब हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी है, तनाव है, शारीरिक श्रम में कमी है, टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना है। ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारे बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब बीटा सेल डीजेनरेट होता है, जब बीटा सेल डीजेनरेट होता है, इसका मतलब बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। तो बीटा सेल का नंबर घटेगा तो पर्याप्त रूप में इंसुलिन नहीं निकलेगा। और दूसरा है कि इंसुलिन निकल रहा है, पर इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है, उसके पीछे रीजन आता है, 2-3 रीजन है। पहला रीजन है कोलेस्ट्रोल लेवल का बढ़ जाना। दूसरा रीजन है हाइपर एसिडिटी। यदि एसिडिटी का होना बहुत जरूरी है भोजन के पचने के लिए। एसिडिटी का होना, एसिड का हमारे आंत में बनना बहुत जरूरी है। लेकिन हाइपर एसिडिटी जब अति सर्वत्र बढ़ जाती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब ज्यादा हो जाएगा तो हमारे ब्लड में आ जाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है? पहला रीजन हमने आपको बताया कोलेस्ट्रोल, दूसरा रीजन हमने बताया आपको एसिडिटी, और तीसरा रीजन है टॉक्सिन। टॉक्सिन के भी बढ़ जाने से हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। अब दोनों परिस्थिति में जब इंसुलिन का बनना कम जाता है पर्याप्त मात्रा में, या इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा, तो दोनों परिस्थिति में हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू होता है, और ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। पर यहाँ पे हमें एक चीज को समझना है, जैसा मैं बताया कि ये समय नवरात्रि जो है, ये माँ शक्ति की आराधना का है, बुद्धि की आराधना का है। तो शक्ति
आप देखेंगे कि हमारे शरीर में शक्ति कहाँ से आ रहा है, शरीर में शक्ति कैसे आ रहा है। तो हम खाना, जो भी खाना खा रहे हैं, खाने का एक भाग होता है कार्बोहाइड्रेट। आप जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जाके हमारे शरीर में शुगर बनता है। या जब हम दूध या दही लेते हैं तो उसमें लैक्टोज होता है, वो लैक्टोज जाके शुगर बनता है। जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है। तो सबका नाम अलग अलग है। जब हम जनरल खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर बन जाता है। जब हम दूध या दही पीते हैं तो उसमें लैक्टोज होता है, जो शरीर के अंदर जाके शुगर बन जाता है। इसलिए आपके ध्यान में वो दूध का पाउडर एक ब्रांड ही है लैक्टोज करके। और तीसरा आता है कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है, वो फ्रुक्टोज जब हमारे शरीर में जाता है तो शुगर बन जाता है। तो आप देखेंगे कि खाना हम कुछ भी खाएं, खाने का मुख्य भाग होता है कार्बोहाइड्रेट। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें मुख्य भाग होता है फ्रुक्टोज, और जब हम दूध पीते हैं तो उसका एक भाग होता है लैक्टोज। ये खाने के बाद, पीने के बाद शुगर बन जाता है। और शुगर क्यों बनता है? क्योंकि हमारे शरीर में आप देखेंगे करीब करीब 70 लाख करोड़ सेल्स है, 70 ट्रिलियन सेल्स है। और 70 ट्रिलियन सेल्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुगर है। तो आप देखिए, मैं क्या बताया था आपको कि आज जो हमारा सेमिनार है उसका भी सीधा संबंध शुगर से है और शक्ति से है। तो आप देखिए, हम जो भी खाना खाएं वो शुगर बना। और इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाता है। और दूसरा, हम जब सांस लेते हैं तो सांस में प्राणवायु है, जिसको कि अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं। तो प्राणवायु, अच्छा प्राणवायु के बारे में बताऊं, जो प्राण है, प्राण का दूसरा नाम या प्राण की इकाई ऊर्जा है। प्राण की इकाई ऊर्जा है, या प्राण का दूसरा नाम ही शक्ति है, ऊर्जा है। तो आप देखिए शक्ति और ऊर्जा का कितना महत्व है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड का एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में जाता है। सेल्स में पहुंचने के बाद शुगर को तोड़ता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है, शुगर को मेटाबोलाइज करता है। और शुगर में 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है शुगर में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। शुगर में भी ऑक्सीजन है। हमने बाहर से जो ऑक्सीजन लिया, और शुगर का ऑक्सीजन एनर्जी बनता है। अब आपके ध्यान में आ रहा है कि हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। दूसरा, हमने जो बाहर से ऑक्सीजन लिया जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, और हमारे शुगर का हाइड्रोजन, दोनों मिलके आपस में H2O पानी बनता है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे उस समय पसीना गिरना शुरू हो जाता है। उस समय पसीना क्यों आता है? जितना हम शारीरिक श्रम करेंगे उतना ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा के बदौलत ही हम शारीरिक श्रम करते हैं। और जितना ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर ब्रेक डाउन होगा। और जितना शुगर ब्रेक डाउन होगा उतना, शुगर में 3 एलिमेंट है तो 3 चीजों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी बनेगा जो पसीना के रूप में निकलेगा, ऑक्सीजन कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकलेगा। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज में शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वॉकिंग बहुत जरूरी है। कम से कम 6000 कदम हमें चलना ही होगा। आइडियली हमें 10,000 कदम चलना है, पर मिनिमम 6000 कदम हमें चलना ही होगा। क्यों? जो ही हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, तो शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। उस ऊर्जा की जरूरत के कारण शुगर ब्रेक डाउन होता है और हमारे ब्लड में शुगर नीचे आता है। प्लस हमारे सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जिनको ऊर्जा की जरूरत और बढ़ जाती है। सारे सेल्स को ऊर्जा की जरूरत बढ़ जाती है, तो ऊर्जा की जरूरत बढ़ने के कारण उस शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करने से हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, जैसे पोषक तत्व के लेने से सेल्स हेल्दी रहते हैं। अब आपके ध्यान में आ गया, आज हमने आपको बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भावस्था के दौरान होता है, टाइप 2 जिसमें कि इंसुलिन का बनना या इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, और टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो ये 3 कारण है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, या डायबिटीज लाइलाज है? इसके पीछे भी रीजन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पैनक्रियाज का जो बीटा सेल्स है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। डीजेनरेट हो रहा है किसके कारण? हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो रही है। दूसरा, टॉक्सिन के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और हमारे बीटा सेल डीजेनरेट होते हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि शारीरिक श्रम में कमी आ रहा है, उसके कारण भी हमारे बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है।
पर मुख्य कारण आप देखेंगे तो खाने में पोषक तत्व की कमी हो रही है। अब ये लोग आप देखेंगे तो हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, जो एलोपैथ में कभी संभव नहीं था। तो उन्होंने एक नया शब्द को निकाला कि हम डायबिटीज कंट्रोल को करेंगे, और उन्होंने जो केमिकल या सॉल्ट बनाया डायबिटीज कंट्रोल के लिए, उसका नाम है गिनिप्राइड या मेटफॉर्मिन, जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? डायबिटीज के मूल कारण, जैसा कि हमने बताया कि बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया, तो समाधान क्या होना चाहिए? बीटा सेल के नंबर को बढ़ाने का। पर एलोपैथ में बीटा सेल के नंबर को नहीं बढ़ाया जाता है, वहां पे केवल बीटा सेल को स्टिमुलेट कराया जाता है। मतलब जो बीटा सेल बचा हुआ है उसको स्टिमुलेट करा के कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन निकालो। अब स्वाभाविक रूप से जब समस्या है बीटा सेल का नंबर घटना और समाधान होना चाहिए बीटा सेल के नंबर को बढ़ाने का, और वैसा उनके पास केमिकल नहीं है, सॉल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एलोपैथ में एक साथ आप 27, 20, 8, 10 से ऊपर ज्यादा सॉल्ट यूज करेंगे तो आपको लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने एक नया स्ट्रेटजी बनाया और पूरे दुनिया को एजुकेट कर दिया, इवन भारत को एजुकेट कर दिया। दुनिया को तो एजुकेट किया ही, भारत को भी एजुकेट कर दिया कि डायबिटीज के साथ जीवन भर जीना पड़ेगा, डायबिटीज लाइलाज है। और हम और आप भी इस चीज को हम एक्सेप्ट करके जी रहे थे। पर 2004 की बात है, हम 4 हर्बल साइंटिस्ट आपस में बैठे थे और हम लोगों ने इस पे गहन चर्चा करना शुरू किया कि जब आज से 100 साल पहले डायबिटीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी और लोग गिने चुने थे, तो उसके पीछे क्या रीजन थे, और आज इतना बढ़ रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डायबिटीज के लाइलाज क्यों है। तो करीब करीब ये 3 साल से ऊपर हम लोग का रिसर्च, स्टडी, सर्वे चला था, और फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि आज भी यदि हम बीटा सेल को रीजनरेट कर पाते हैं, सारी समस्या लाइलाज का इसलिए कि बीटा सेल को रीजनरेट नहीं हो रहा है, तो बीटा सेल को रीजनरेट कर पाते हैं तो ये संभव है। और हम लोगों ने करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च करना शुरू किया था, जो फाइनली हम 3 पौधों को आइडेंटिफाई किए, पोटेंशियल 3 पौधा को। और मैं आपको बताऊं कि इस 3 पौधा में 2 पौधा का नाम हमारे आयुर्वेद की किताब में नहीं है। इसलिए जब हम लोग लाइसेंस के लिए भी गए थे तो हमें लाइसेंस में भी बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, हर कदम पे संघर्ष था। हर कदम पे जब आप बड़े लक्ष्य को लेके जाएंगे तो हर कदम पे आपको संघर्ष होगा, क्योंकि वहां पे लाइसेंस के लिए कंडीशन है कि यदि आप मधुमेह से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिस पे लिखा हुआ मधुमेह या डायबिटीज, तो आपके जो भी पौधा आप कह रहे हैं उस सारे पौधे का नाम आयुर्वेद की किताब में लिखा होना चाहिए था। पर हमने आयुर्वेद से हटके कुछ किताब को, चूंकि यदि हर चीज परिवर्तनशील है, आप देखेंगे कि हर चीज परिवर्तनशील है। पहले इतना डायबिटीज नहीं था, अभी डायबिटीज आ गया। पहले डायबिटीज के कारण कुछ और थे, पहले खाने में पोषक तत्व की कमी कारण नहीं था, पहले कारण था केवल उन लोगों को डायबिटीज होता था जो लोग या तो ज्यादा टेंशन लेते थे या शारीरिक श्रम कम करते थे। मतलब राजाओं महाराजाओं का था, ये स्टेटस सिंबल था कि हमको डायबिटीज है, मतलब ये राज परिवार से है। पर आज इतना कमी आया, तो आप देखेंगे जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो हमें भी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत थी। हमें भी एक नए अवसर, नए पौधों को देखने की जरूरत थी। और ये बहुत बड़ा कारण था कि करीब 150 मेडिसिनल, आप भी समझ सकते हैं कि 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, काफी धैर्य की जरूरत होती है, काफी टाइम लगता है। पर जैसा मैं बताया, फाइनली जो 3 पौधा आइडेंटिफाई किए उस 3 पौधा में है स्टीविया रिबोडियाना, नाइजेला सैटिवा एंड सौरोपस एंडोगाइनस। ये 3 का एक्सट्रैक्ट निकाल के जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसका नाम है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। कहा जाता है कि कल्पामृत का आज के दिन में एक पर्यायवाची शब्द है और उसका नाम है EMR। कल्पामृत का पर्यायवाची है EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। वो हमारे एनर्जी के जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, जितने भी पार्ट्स है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए उसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। देखिए कितना खूबसूरत नाम है। आपके शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने वाले जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। अब देखिए EMR का काम क्या है। EMR सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करता है? हमारे शरीर से टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, क्योंकि टॉक्सिन के रहते हुए हमारे सेल्स न्यूट्रिशन को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। दूसरा, टॉक्सिन के रहने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा,
और जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा आपके बीटा सेल उतना डैमेज होंगे। तो तीसरा, टॉक्सिन लेवल के बढ़ने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी घटेगी। तो ईएमआर सबसे पहले हमारे बॉडी को क्लीन करता है। दूसरा, हमने जैसा बताया कि पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है। तो उसमें करीब करीब 27 पोषक तत्व है जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करता है। पैनक्रियाज को हेल्दी करता है जिसमें कि बीटा सेल है, अल्फा सेल है, डेल्टा सेल है, गामा सेल है। अभी पिछले दिनों हमने ग्रुप में 3-4 ग्रुप में अल्फा सेल पे चर्चा किया था कि किस प्रकार से अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और ग्लूकागॉन जिनका शुगर लेवल नीचे जाता है उसको ऊपर रखने में मदद करता है। पर अभी हम चर्चा करेंगे बीटा सेल पे। तो वो बीटा सेल को हेल्दी करके इंसुलिन को पर्याप्त रूप से निकलने में मदद करता है। जब हम इंसुलिन निकलता है, पर हमने बताया कि इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है, उसके पीछे 3 कारण हमने बताया था, कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन, एसिडिटी। देखिए, ईएमआर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और टॉक्सिन को हमने पहले ही बताया है कि डिटॉक्सिफाई करता है। तो आप देखें कि इंसुलिन सही तरीके से उपयोग हो, उसके लिए जो जो एलिमेंट की जरूरत है, जिस जिस ऑर्गन को काम करने की जरूरत है, वो सारे ऑर्गन पे हमारा ईएमआर काम कर रहा है। पर मैं आप लोगों के परिवार के सदस्य को मैं बताऊं कि हम कितने हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात होती है तो लोग केवल और केवल इंसुलिन पे बात करते हैं, जबकि हेमोग्लोबिन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे कि 10 डायबिटिक पेशेंट से आप मिलेंगे तो 10 में 6-7 डायबिटिक पेशेंट ऐसे होंगे जिनका हेमोग्लोबिन लेवल नीचे होता है। हेमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में ले जाना, और ऑक्सीजन शुगर को एनर्जी में तब्दील करता है। तो हमारा ईएमआर हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी हमारे आंतरिक तंत्र प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, सारे तंत्र पे हमारा ईएमआर काम कर रहा है। और इसे कुछ टाइम देंगे, 12 महीने से 18 महीने, 6 महीने से 12 महीने, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे। तो धीरे धीरे करके हम डायबिटीज फ्री हो जाते हैं। अब आप देखिए कि हमने बताया कि एलोपैथ में कहा जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल होता है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं डायबिटीज फ्री। डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में बेसिक अंतर क्या है? डायबिटीज कंट्रोल का मतलब होता है कि शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, मेरी बातों को एक एक शब्द को आप ध्यान से समझेंगे, शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, पर उसके बावजूद हमें शारीरिक तकलीफ से गुजरना होता है। और डायबिटीज का जो शारीरिक तकलीफ है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कंट्रोल, एडवांस डायबिटीज कंट्रोल। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कंट्रोल का मतलब होता है कि हम दवा ले रहे हैं और शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, उसके बावजूद हमारे काफ मसल्स में दर्द हो रहे हैं, हमारे बैक मसल्स में दर्द हो रहा है, शाम के समय सुस्ती है, रात में हम बाथरूम ज्यादा जा रहे हैं, शाम के समय हमारा जो स्वभाव है उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है। दूसरा, हमारी कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया, हमारी जो शारीरिक क्षमता है काम करने का धीरे धीरे घट रहा है। कब? जबकि हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं, उसके बाद ये सारा तकलीफ है। और जब ये तकलीफ कंटिन्यू करता है समवेयर बिटवीन 2 to 20 इयर्स, तो जाके एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील होता है। और एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हुआ कि अब ये हमारे हार्ट को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, आंखों को डैमेज करेगा, हमारी मेमोरी पावर को डैमेज करेगा। और मैं अपने परिवार के सदस्य को बता रहा हूँ कि अभी हमने खुद 1.5-2 महीना पहले एक इंटरनेशनल जर्नल को स्टडी कर रहा था, तो उसमें एक रिसर्च को मैं देख रहा था। उस रिसर्च में आया था कि आज के दिन में जो कैंसर हो रहा है, उस कैंसर में 10 लोगों को कैंसर है, तो उसमें से 8 लोगों को आप देखेंगे, 7 लोगों को उनको डायबिटीज है। क्यों? जानते क्यों? जब आप एनालाइज करेंगे कि 7-8 डायबिटीज वाले को कैंसर हो रहा है, और यदि आप इसको एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने में आप पाएंगे हम और आप जितने भी इस धरती पे इंसान हैं, सब लोगों के शरीर में कैंसरस सेल होता है। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके शरीर में कैंसर नहीं है, हर इंसान के शरीर में कैंसर है। पर यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो इम्यूनिटी क्या करता है?
उसको जाके किल कर देता है, जो कैंसरस सेल है उसको किल कर देता है, उसको मार देता है, उसको ग्रो नहीं होने देता है। पर डायबिटीज वाले के केस में क्या होता है, उनका इम्यूनिटी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और जब इम्यूनिटी घटता है तो स्वाभाविक तौर पे शरीर के अंदर में कैंसरस सेल पहले से विद्यमान है। ऐसा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं कि हमारे और आपके शरीर में नहीं, हमारे और आपके शरीर में कैंसरस सेल विद्यमान है। पर यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छा है, नेचुरल इम्यूनिटी अच्छा है, तो कैंसर सेल को किल कर देता है, उसको ग्रो नहीं होने देगा और हम एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। पर डायबिटीज के केस में क्या होता है, उनका इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाता है, वीक हो जाता है, नतीजा होता है कि कैंसर। और ये सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि मैं बताया कि अभी इंटरनेशनल जर्नल में मैं पढ़ रहा था कि 10 में 8 लोग ऐसे हैं कैंसर वाले जिनको कि पहले से डायबिटीज है। इसको हम एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अब डायबिटीज फ्री का मतलब क्या होता है, डायबिटीज फ्री का मतलब होता है सबसे पहले हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। ब्लड शुगर लेवल के बारे में कहा जाता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 130 mg/dl के नीचे है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खाना खाने के बाद शुगर, जिसको कि हम पीपी कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, वो 160 mg 160 mg/dl के नीचे है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, समय के अंतराल के साथ हमारा एलोपैथ या इंसुलिन का बंद होना। तीसरा, जो हमने बताया कि शारीरिक तकलीफ रहता है उससे मुक्ति हो जाना। चौथा, हमारे यूरिन से शुगर लीक होते रहता है। ईश्वर ने हमारे शरीर में शुगर बनाया कि शुगर हमारे सेल्स में जाके हमें ऊर्जावान बनाए, शक्तिवान बनाए। पर जब डायबिटिक हो जाता है और जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हमारे यूरिन से शुगर को निकालते हैं और आपको ब्लड में शुगर नॉर्मल रेंज में दिखेगा। पर हम थके थके रहते हैं। अब आपके ध्यान में आ रहा है एलोपैथ में हम क्यों थके थके रहते हैं, दवा खाने के बाद भी, चूंकि यूरिन से शुगर लीक आउट हो रहा है। और पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता अपनी अपनी उम्र के हिसाब से वापस आता है। ये 5 जब पैरामीटर्स को हम क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज फ्री। अब देखिए कि हमने कहा कि बीटा सेल रीजनरेट होता है। अब जो ही आप कहीं पे कहेंगे पढ़े लिखे लोगों के बीच में कि बीटा सेल रीजनरेट होता है, बीटा सेल रीजुवनेट होता है, तो आप लोग मानसिक तौर पे एक तैयारी करके बात करेंगे। पढ़े लिखों के बीच में जाके आप यदि कहते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट होता है, रीजुवनेट होता है, तो आपकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए 2 चीजों के लिए। पहला कि आपको एक जोर का तमाचा मिलेगा, और दूसरा, अपनी बातों के द्वारा आपको बेइज्जत करने का लोग चाहेंगे कि इनको हम किस प्रकार से बेइज्जत कर सकते हैं। कहेंगे दुनिया में केवल कल्पा मिलती है, डॉक्टर आर.के. सिंह ही हैं जो बीटा सेल रीजनरेट और रीजुवनेट की बात करते हैं। अभी तक दुनिया में कहीं पे भी बात नहीं हो रही है कि बीटा सेल रीजनरेट और रीजुवनेट होता है। पर आपके समझने के लिए मैं बताता हूँ कि यदि कोई इंसान इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है और उसका इंसुलिन का इंजेक्शन का डोज घट रहा है, उसके यूरिन से शुगर बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर शुगर कहाँ जा रहा है? इंसुलिन का डोज घट रहा है। इसका मतलब जैसे अभी दिनेश जी बता रहे थे कि एक बेबी है, बच्ची है 4 साल की, तो उसका इंसुलिन बंद हो गया। तो इंसुलिन बंद होने का मतलब वो अंदर में इंसुलिन बनना शुरू हुआ तभी तो बाहर से इंसुलिन बंद हुआ। या हमारा इंसुलिन बंद नहीं हुआ, अब 20 यूनिट की जगह हम 10 यूनिट ले रहे हैं, मतलब अंदर में 10 यूनिट बना तभी तो हम 10 यूनिट कम कर रहे हैं। तो 10 यूनिट जो कमा, वो क्यों कमा? वो हमारे शरीर के अंदर बना, और वो बनाने वाला एक ही सेल्स है। इंसुलिन बनाने वाला एक ही सेल्स है, बीटा सेल्स। इसका मतलब बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं आपके समझने के लिए, आपके विश्वास के लिए, क्योंकि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारा आत्मविश्वास। और कहा जाता है कि जब भी आप नए काम का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले लोग आपको तिरस्कार करेंगे, सबसे पहले लोग आपको तिरस्कार करेंगे। और ये मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि हम जितने तिरस्कृत हुए इस समाज के द्वारा और एलोपैथ के द्वारा, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इतने तिरस्कृत होंगे। पर मुझे अपने चित्त के बारे में मालूम है, मुझे अपने आत्मा के बारे में मालूम है कि मेरा चित्त क्या है और कौन से उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमें अपनी आत्मा के बारे में मालूम है कि हम कौन से उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं कभी विचलित नहीं हुआ, और जिसका नतीजा है कि इतना अच्छा परिवार बना पाया। यदि मैं विचलित हो जाता और हताश और निराश होकर बैठ जाता, तो शायद आज जो मुझे इतना खूबसूरत परिवार मिल रहा है, इतना समर्पित परिवार मिल रहा है, ये समर्पित परिवार मुझे नहीं मिल पाता। तो इसलिए जरूरी है, आप लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि 2 चीज तैयारी करके जाएंगे। तो अब आपके ध्यान में आ गया कि
बीटा सेल रीजनरेट और रीजुवनेट होता है। पर हम जैसा कि बताते आए हैं कि यदि हम डायबिटीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो ईएमआर के साथ हमें खाने पीने में परिवर्तन करना होगा, और केवल डायबिटीज वालों के लिए नहीं, जिनका भी एज 40 प्लस में है, खाने का मूल मंत्र होता है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। और फाइबर और न्यूट्रिशन 3 सोर्स से मिलता है, अंकुरित अनाज, सलाद, फ्रूट्स। सुबह में हमें अंकुरित अनाज लेना चाहिए। दिन के खाने में हम अपनी मर्जी से खाना खाएं, चाहे आप कुक्ड राइस खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, कौन सा सब्जी खाएं, कोई भी चर्चा का विषय नहीं है। आप अपनी मनपसंद से सीजनल जो सब्जी है वो खाएं। केवल मेरा निवेदन है 30 to 33%, मतलब 1/3 उसमें सलाद खाएं, और सलाद पहले खा लें, खाना खाने के पहले सलाद खा लें। अच्छा, सलाद में लोगों के जहन में सवाल होता है, चुकंदर का सलाद खाना है कि नहीं खाना है, बीटरूट, गाजर का, कैरेट का खाना है कि नहीं खाना है। सीजनल जो भी सब्जी अवेलेबल है आपको सबका सलाद खाना है, और उसके बाद खाना अपनी मर्जी से खाएं। और 2 से 3 से 4 के बीच में हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय पीने के समय मेरा आग्रह रहेगा कि कम से कम चाय पीने के पहले 1 गिलास पानी पी ले, क्योंकि चाय एसिडिटी बनाएगा और जो पानी है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमें चाय पीने के पहले पानी पी ले। मैं तो आग्रह करूंगा कि संभव हो सके तो उस समय कुछ स्नैक्स वगैरह खाने की जगह, स्नैक्स लोग चटपटा कुछ खाते हैं, उसके जगह या तो आप कोई फ्रूट्स ले लें, या सलाद ले लें, या अंकुरित अनाज ले लें। कितना ले लें? 1 चम्मच, 2 चम्मच बस पानी पी लें, और उसके बाद चाय पी लें। रात में आप खाना खाने जाएं तो सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा कि रात के खाना को कितना हम जल्दी खा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी मर्जी से खाएं, रोटी, दाल, सब्जी, केवल 1/3 भाग आप सलाद खा लें। तो ईएमआर को सपोर्ट चाहिए खाने पीने से। तीसरा है सोना। सोना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रात के 11 बजे के आजू बाजू, 11 बजे के आसपास हमें सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 से 3 के बीच में, 11 से 3 के बीच में हमारे शरीर से टॉक्सिन, जो शरीर में जो टॉक्सिन बनता है पूरे दिन में, उसको निकालने का काम होता है। और दूसरा, जो सेल्स डैमेज हुआ वो रिपेयर होता है। तो 11 बजे हम लोग को सोने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद आता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। इवन आप गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक का स्टडी करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, समझा रहे थे कि कर्म तो हमें करना होगा अपने लक्ष्य के लिए भी, और नहीं तो कम से कम स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपना कर्म करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि शारीरिक श्रम इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6000 कदम, और एक एवरेज आप देखेंगे तो 10,000 कदम सप्ताह में 5 दिन हमें करना है। ऐसे तो कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज, वॉकिंग कभी भी करें, सुबह में करें, दोपहर में करें, शाम में करें। तो सुबह में करना इसलिए हमारे लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है कि सुबह में क्वालिटी ऑफ एयर, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पर इसके साथ हमने पिछले कुछ समय से, कुछ आपके ध्यान में कि मैं डायबिटीज को लेकर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करते रहता हूँ, कुछ रिसर्च करते रहता हूँ, कुछ सर्वे करते रहता हूँ। तो पिछले दिनों हमने ये पाया है कि जैसे 6000 कदम चलने के बावजूद, इसके अलावा यदि खाना खाने के बाद, जैसे दिन में हम खाना खाते हैं और रात में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यदि हम 5 से 7 मिनट वॉकिंग करते हैं, लीजरली वॉकिंग जिसको स्ट्रॉल कहेंगे, आराम से, तो और ही बेहतर परिणाम आ रहे हैं डायबिटीज वाले के लिए। और बेहतर परिणाम आ रहा है जब हम सुबह में मील के बाद या रात में जो हमारा डिनर है उसके बाद, ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट, आप चाहें तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वॉक करें। पर हमने जो ऑब्जर्वेशन में देखा है कि 5 से 7 मिनट स्ट्रॉल करते, स्ट्रॉल का मतलब एकदम आराम से घूमना, लाइक ए किंग, तो आपको और बेहतर परिणाम मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि ईएमआर को हमें सपोर्ट करना होता है खाने पीने से, सोने से, शारीरिक श्रम से, और 5वां, सुबह में 10 बार और शाम में 10 बार ओम का उच्चारण करने से। अच्छा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारी चर्चा हेल्थ से संबंधित है, पर कभी कभी हम ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा, छठा, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद धूप में 10 मिनट बैठना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब हम तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमारे लिए संभव नहीं, चूंकि हम तो ऑफिस चले जाते हैं। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर स्टोर करता है। तो संडे के दिन या सैटरडे के दिन जब आपका छुट्टी रहे, तो आप उस दिन जाके 40-45 मिनट धूप में बैठे। अब
EMR को लेना कैसे? EMR को सुबह में नाश्ते से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी में 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। 30 ड्रॉप्स 30 या 2 ml लेना है। और रात में खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद गुनगुना पानी में ल्यूकवार्म वाटर में 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। पर 3 परिस्थितियां ऐसी है जहां पे EMR को 3 बार लेना है। मोटे तौर पे हमें 2 बार लेना है। हम स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ हैं तो। EMR एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते नहीं, हम तो कहेंगे कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि एक डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है और उस दौरान हमें हेमोग्लोबिन या दूसरे ऊर्जा की जरूरत होती है बच्चों के विकास के लिए, तो हमें मदद करता है। तो अब आप देखेंगे कि 3 परिस्थिति कौन सा है जहां पे EMR को 3 बार लेना है। पहला परिस्थिति है जब हम इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो वहां पे हमें 3 बार लेना है, सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। दूसरा, जो डायबिटिक फुट होता है, जो पैरों में घाव हो जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं एलोपैथी में एक ही इलाज होता है कि उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा, उसको सर्जरी करना पड़ेगा। पर हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं 99.99 100% घाव सूखेगा। करना क्या है? 3 बार उसको पिलाना है और 2 बार अपने EMR को लेके स्प्रे कर देना है। स्प्रे आप कॉटन से लेके लगा देना है। मेरी बात पे यकीन करें, घाव हील होगा। तो दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन, किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी के प्रॉब्लम का मतलब होता है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना या यूरिया लेवल का बढ़ जाना। क्रिएटिनिन 1.5 के नीचे होता है, पर 6+ में चला जाता है तो डॉक्टर साहब कहेंगे डायलिसिस कराओ, उसके बाद कहेंगे कि ट्रांसप्लांट कराओ। तो 6 तक नहीं, 1.5 से यदि 4 तक गया हो और आपके ध्यान में आए, तो वहां पे हम EMR को 3 बार देते हैं। साथ में आज के दिन में हमारे पास किडनी क्यूरा करके आ गया है, तो हमें बेहतर परिणाम मिलता है। अब आप देखिए कि कहीं कहीं पे सवाल आता है कि EMR को जब हम देते हैं तो साथ में हम क्लियोटॉक्स एक फर्स्ट मंथ में क्लियोटॉक्स और EMR देते हैं। पर कहीं कहीं पे होता है कि हम EMR के साथ कल्पवीटा को दें या मधुमेह रक्षिका को दें। ये एक सवाल उठता है जो हमारे परिवार के सदस्य पहले से है। हम जहां पे भी चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, EMR के साथ हमें कल्पवीटा को देना चाहिए, मधुमेह रक्षिका की जगह इसको तरजीह देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके पीछे देयर इज साइंटिफिक रीजन। एक रीजन है जिसके कारण हम कहते हैं कि हमें EMR को कल्पवीटा से सपोर्ट करना है। वो रीजन क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मैं 5 मिनट चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने बताया कि डायबिटीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, मतलब हमारे मसल्स में दर्द रहता है और हमें थकान रहता है। थोड़ा सा हम काम करेंगे और हमें थकान होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि डिट्टो, जिसको हम लोग मिमिक कहते हैं, मिमिक्री, तो डिट्टो विटामिन B12 की कमी के कारण ये सारा प्रॉब्लम आता है। यदि विटामिन B12 की कमी हो तो आपको यहाँ पे काफ मसल्स में क्रैम्प आएंगे, आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको थकावट होगा। क्योंकि हमारे DNA के, आप देखेंगे विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, हमारे DNA के सिंथेसिस में काम आता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में काम आता है, हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए जरूरी है, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे जो मैं बताया कि हमने किसी बंदे को EMR दिया और उसके शुगर लेवल में कमी आ रही है, ब्लड शुगर घट रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी उसके काफ मसल्स में दर्द है, अभी भी उसको बर्निंग सेंसेशन है, अभी भी उसको थकावट है। अब ये थकावट किसके कारण है? विटामिन B12 की कमी के कारण। क्यों? क्योंकि भारत में, अपने देश में करीब 10 में 8 लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। जो यंग पॉपुलेशन है, तो 10 में 8 लोगों में विटामिन B12 की, जैसे विटामिन D जो मैं आपको बताया, आज के दिन में 10 में 9 लोगों में विटामिन D की कमी पाई जा रही है। तो इसके लिए हमें विटामिन D पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब आप देखेंगे कि हम मधुमेह रक्षिका की जगह कल्पवीटा को तरजीह इसलिए दे रहे हैं कि हमने EMR दिया और मधुमेह रक्षिका दिया, उनका शुगर लेवल नीचे आ रहा है, और उसके बावजूद पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन में राहत नहीं मिल रहा है, मसल्स क्रैम्प में राहत नहीं मिल रहा है, थकावट में राहत नहीं मिल रहा है। तो उसका शुगर लेवल नीचे आने के बावजूद उसको क्या लगता है कि मैं, जब तक शरीर से वो फील गुड फैक्टर नहीं करेगा कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, कहेगा कि नहीं, मुझे इतना अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो और जबकि आप देखेंगे जो कल्पवीटा है वो भी मधुमेह रक्षिका के जैसा EMR को सपोर्ट करता है डायबिटीज के मैनेजमेंट में, क्योंकि विटामिन B12 प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल।
तो जब विटामिन B12 का वहां पे रोल है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन मैं बता रहा था कि जब मैं किसी से चर्चा करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि नहीं, हमें EMR और कल्पीविटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उस इंसान में विटामिन B12 की कमी है तो शुगर लेवल के मैनेज होने के बाद उसको शारीरिक तकलीफ रहेगा, और वो क्या फील करेगा, नहीं मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब हम जब हम EMR के साथ कल्पीविटा को देते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जो विटामिन B12 से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट होगा, तो उसको अच्छा। पर यदि ये स्पेसिफिक है, मतलब कहीं पे आपको लगता है कि नहीं इनका तो शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे आप दे सकते हैं। पर मोटे तौर पे जो मैं बताया कि हम जो रिकमेंड करते हैं उसके पीछे ये कारण है। दूसरा, हमने ये देखा है कि 10 में 8 से 9 लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि हो सके कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो डे 1 से जो हमारा प्रोटोकॉल होगा डायबिटीज मैनेजमेंट का, कि हम उसको EMR दें, कल्पीविटा दें, क्लियर टॉक्स दें, और विटामिन डी का टैबलेट 3 महीने के लिए वीकली पहले से बोल दें कि आप ले लो, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। EMR कहाँ कहाँ काम करता है? EMR हमारे डायबिटीज पे काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे काम करता है, हमारे थायराइड पे काम करता है, हमारे माइग्रेन हेडेक पे काम करता है, हमारे पेट से संबंधित बीमारी पे काम करता है। मोटे तौर पे आप देखेंगे कि यदि हमारे समाज में 10 लोग बीमार है, तो 10 में 7 लोग केवल इस 5 बीमारियों से परेशान है: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन हेडेक और पेट की बीमारियां। तो आप देख लें कि वहां पे EMR अकेला सक्षम होता है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कल्पामृत में ये आज इंजन के रूप में काम कर रहा है, या हमारे कल्पामृत में ये पर्यायवाची के रूप में EMR जो सो कल्पामृत का पर्यायवाची बन गया है। अब मुझे जो समझाना था डायबिटीज पे, ऑफकोर्स नवरात्रा का समय था तो हमने थोड़ा सा विषयांतर भी हुआ, पर डायबिटीज पे जो मुझे चर्चा करना था कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, EMR का क्या रोल है, हमें कैसे लेना है, साथ में EMR को कहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने समझाने का एक विनम्र प्रयास किया है, और ऐसा प्रयास मेरा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अभी आप देखेंगे कि कोरोना भी कम रहा है, फेस्टिवल भी धीरे धीरे, नवरात्रा खत्म होगा, दिवाली खत्म होगा, तो हम रूबरू भी आप लोगों से आके सेमिनार कंडक्ट करेंगे, जैसे पहले हम कंडक्ट करते थे कोरोना के पहले। तो वेबिनार के अलावा अब हम सेमिनार वगैरह भी आप लोगों से आएंगे, और वहाँ लोकल में जैसे 25-50-100 लोग आते हैं, तो लोकल में भी हम करेंगे। एक बार फिर से हम अपने अजय जी को धन्यवाद करते हैं, हम अपने मैनेजमेंट को, कल्पामृत मैनेजमेंट को धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोगों ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, जो हमारे विचार के प्रति, हमारे संकल्प के प्रति पूर्णतः समर्पित है। उनका पूर्णतः सहयोग है, और 100% विश्वास है। जो हम कहते हैं उस पे उनका 100% विश्वास है, और इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। लेट्स लीव डायबिटीज फ्री लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, ये हमारा थैंक यू सर। माँ भगवती से प्रार्थना है। अजय जी, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने जैसा मीटिंग की शुरुआत में कहा था कि आप चाहे एक ही विषय पर कितनी बार भी बोले, हर बार कुछ ना कुछ नया आप जरूर देके जाते हैं, और आज आपने नए की बरसात कर दी। आज आपने बहुत सारी चीजें डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। तो डॉक्टर साहब, पूरे परिवार की तरफ से, कल्पामृत परिवार की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बस आपका ये प्यार सदैव हमारे ऊपर बना रहे, और हम और आप मिलकर कल्पामृत के इस मिशन को, आपके इस मिशन को, मधुमेह मुक्त समाज की इस कल्पना को साकार करें, और मधुमेह के इस रोग को समाज में से काट सके, दूर कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय कल्पामृत। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लगातार 1 घंटा तक हमारे इस प्रोग्राम को, इस वेबिनार को देखा। तो तहे दिल से पूरे परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन आपको रिमाइंड करा दूं 15 तारीख को हमारी क्लोजिंग है। कृपया करके आप उस तरफ बहुत अच्छे से अपना ध्यान दीजिए, और अपनी सपनों को पूरा करने की दिशा में 2 कदम आगे जरूर बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।